हेलो दोस्तों, परिणीता उपन्यास की श्रृंखला में यह आगे का भाग है। आप पिछले भागों को जरूर सुनिए, तभी आपकी आगे की कहानी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। उस रात को काफ़ी समय तक शेखर पागलों की भांति बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गलियों में फिरता रहा। फिर घर में आकर बैठा हुआ सोच विचार में पड़ा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह सीधी सादी ललिता इतनी बातें कहाँ से सीख गई। यह निर्लज्जता की बातें उसे कहाँ से कहना आ गई। इतना साहस, गजब का साहस। आखिर यह सब कहाँ से? ललिता के आज के व्यवहार पर उसे क्रोध तथा आश्चर्य दोनों हो रहे थे, परंतु वास्तव में शेखर की भूल थी। यदि वह तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपनी ही कमजोरी और कमी पर अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था। वह बेचारी और कह ही क्या सकती थी। इधर कई महीने ललिता से अलग रहकर शेखर ने भांति भांति की कल्पनाएं की थी। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत वह कभी तो जीवन भर का सुख अनुभव करता और कभी हानि लाभ के विचारों में पड़ा रहता। उसे अनुभव होता कि ललिता कितनी अधिक उसकी जीवन सहचरी बन चुकी है। शेखर यह भी अनुभव करता कि उसके बिना जी सकना भी कितना कठिन एवं दुखप्रद है। बचपन से ही ललिता उसके परिवार में मिली जुली थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया था। अपना काम भी उसने ललिता पर ही छोड़ दिया, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थी कि कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी न बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक न हो जाएं। कहीं ललिता किसी प्रकार के हाथ न लग जाए, किसी अन्य के हाथ न लग जाए। शेखर इसी प्रकार की दुश्चिंताओं में पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर के परदेश जाने से पहले ही ललिता के गले में गेंदे वाली माला डालकर एक बंधन लगा दिया था। परदेश में गुरुचरण बाबू के धर्म परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई। ललिता शायद अब उसकी न रह जाए। आराम हो या तकलीफ, वह उन लोगों की सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी ललिता की आज वाली स्पष्टवादिता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थीं। उनमें घुमाव हो गया था, परंतु शेखर न समझ पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेयस्कर है। पहले उसे दुख हुआ कि कहीं ललिता उससे दूर न चली जाए, परंतु अब यह परेशानी थी कि कहीं उसे ही ललिता का हाथ न छोड़ना पड़ जाए। श्याम बाजार में लगा हुआ उसका विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीनराज चाहते थे वे लोग दे न सके। शेखर की मां को भी यह रिश्ता जचा नहीं था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूटा, मगर नवीन राय 10-20 हजार मारने की फिक्र में अब भी थे। इसके लिए उनकी कोशिश बराबर चालू थी। शेखर विचारता था कि क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वह इतना दृढ़ रूप धारण कर लेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से यह विश्वास कर लेगी कि उसका पाणी ग्रहण हो चुका है और अक्षय संबंध स्थापित हो चुका है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार नहीं किया था। उस समय तो शेखर ने आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता, अब जो होना था हो चुका। इस संबंध को अब कोई तोड़ नहीं सकता। न तुम अलग हो सकती हो न मैं छूट सकता हूँ। इस प्रकार की तर्क कुतर्क करके सोचने की क्षमता उस समय न थी और न उस समय सोच सकने का अवसर ही था। उस समय सिर पर चांद मुस्कुरा रहा था। चांदनी की रूप हली आभा छिटक रही थी। ऐसे समय उसने अपने प्रियतमा ललिता के गले में माला डाल दी। उसे अपने वक्षस्थल से लगाकर प्रेम संसार में वे दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। उस समय उन्होंने सांसारिक अच्छाइयों और बुराइयों का अनुभव ना था। पैसे के लोभी बाप का रुद्र भी उसकी आंखों से ओझल था। उसे याद था कि माँ ललिता को प्यार करती है, इसीलिए उन्हें इस कार्य के लिए राजी करना भी कठिन ना होगा। इसी तरह वो भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुनकर मना ही लेगा। किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयार हो ही जाएंगे। इस बात को शेखर सपने में भी न सोचता था कि गुरुचरण बाबू अपना यह सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद कर डालेंगे। विधाता इस प्रकार विमुख हो जाएंगे, ऐसा भी ख्याल उसे न था।
ललिता से संबंध उसका सचमुच हो चुका था। यथार्थ में शेखर के सामने यह एक विशाल एवं कठिन समस्या थी। उसको पता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। माँ भी अब शायद इस कार्य के लिए राजी न होगी। उसे अब कोई मार्ग न सूझ पड़ता था। ओह, फिर क्या किया जाए, कहकर शेखर गहरी सांस ली। ललिता को वह भली भांति जानता था। उसी ने पढ़ाया लिखाया और सभी शिष्टाचार की बातें सिखाई थी। ललिता ने एक बार अपना धर्म समझकर फिर उसका त्याग न किया। वह जानती है कि शेखर की एकमात्र धर्म पत्नी है। इसीलिए आज संध्या उस अंधेरे में निसंकोच वह शेखर के निकट मुंह से मुंह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत गिरीन्द्र के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसको कोई भी राजी न कर पाएगा। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा, यह सोचकर शेखर की आंखों में आग प्रज्वलित हो गई। उसका चेहरा तमतमा उठा। वह सोचने लगा कि माला पहनकर ही वह चुप नहीं रहा, बल्कि ललिता को अपने वक्षस्थल से लगाकर उसने उसके अधरों की सुधा रस का भी पान किया। ललिता ने किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली। इस कार्य में वह अपने को दोषी न समझती थी, इसीलिए उसे कोई भी हिचकिचाहट भी न थी। उसने शेखर को अपना धर्मपति समझ लिया था। शेखर अपनी इस करनी तथा व्यवहार को कैसे किसी को बताएगा? किसी के सामने वह मुंह भी न दिखा सकेगा। वास्तव में यह बात थी कि माँ बाप की राय बगैर ललिता का विवाह भी न हो सकता था। इसमें जरा भी शक नहीं था। परंतु जब गिरीन्द्र के साथ ललिता की शादी न होने का कारण सामने आएगा, तब क्या होगा? फिर वह घर के बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? शेखर ने असंभव समझकर ललिता को पाने की आशा छोड़ दी। कई दिन उसे डर अनुभव होता रहा। वह एकाएक सोचने लगता कि कहीं ललिता आकर सब बातें कहकर भंडा फोड़ न कर दे, उसकी बातों का जवाब न देना पड़ जाए। परंतु कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। यह भी पता नहीं चला कि किसी को ये बातें मालूम हुई अथवा नहीं। किसी प्रकार की चर्चा ललिता के घर में नहीं हुई और न ही शेखर के यहाँ की इस विषय के लिए आया। शेखर के कमरे के सामने वाली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी, जिससे उसकी निगाह ललिता पर ना पड़े। परंतु एक माह बिना किसी कहासुनी के बीत गया तो उसने थोड़ा आराम अनुभव किया और मन में विचार करने लगा, स्त्री जाति लज्जा और संकोच की मूर्ति है। इस प्रकार की बातों को वह कभी दूसरों पर प्रकट नहीं करती। नारी की छाती फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए, पर उसकी जुबान नहीं हिलती। शेखर के हृदय में इन बातों ने स्थान पा लिया। इस प्रकार औरतों के हृदय की कमजोरी, लज्जा तथा शील के लिए उसने विधाता को बारंबार धन्यवाद दिया। इतना सोचने के पश्चात भी तो उसे चैन न था। उसकी स्थिति सदैव डांवाडोल रहती है। इस डर के निकल जाने पर भी उसके हृदय में बराबर आंतरिक वेदना क्यों उठती है? ललिता क्या कुछ न कहेगी? वह किसी के संग ब्याहे जाने पर पूर्ण रूप से खामोश हो जाएगी। ललिता का ब्याह हो गया है और प्रीतम के साथ अपना घर बार संभालने चली गई है। और सोचते ही शेखर के बदन में आग क्यों लग जाती है? उसका क्रोध क्यों सीमा को पार कर जाता है? शेखर अपनी खुली हुई छत पर नियम पूर्वक नित्य टहला करता था। आज भी उसने टहलना शुरू किया, परंतु उस घर का कोई भी प्राणी दिखाई न पड़ा। केवल अन्ना काली किसी काम से वहां आई थी, परंतु शेखर को देखते ही वो अपनी निगाहें नीची कर ली। शेखर दुविधा में था कि उसे पुकारे या ना पुकारे। इसी बीच वह आंख के सामने से अदृश्य हो गई। शेखर ने तुरंत समझ लिया कि इस दीवार के बन जाने से दोनों घरों के अलगाव का अनुभव इस अन्ना काली को भी हो गया है। इसी उधेड़बुन में एक माह और बीत गया। एक दिन भुवनेश्वरी ने बातों ही बातों में पूछा, शेखर बेटा, क्या इस बीच में ललिता को कभी देखा है? शेखर ने उत्तर दिया, नहीं तो माँ, क्या हुआ? भुवनेश्वरी ने कहा, करीब 2 माह बाद उसको मैंने छत पर देखा था और पुकारा भी था, परंतु उसके रंग ढंग से ऐसा लगा कि उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है। अब वह ललिता नहीं रही, बीमार सी लगती है, चेहरा उदास तथा सूखा हुआ है। देखने में उसकी उम्र बहुत प्रतीत होती है। उसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि वह 14 की है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी धोती से आंसू पोंछकर दुख भरे शब्दों में
फिर उन्होंने कहना आरंभ किया। वह मैली तथा फटी साड़ी पहनी थी, किनारी में पैबंद लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटी क्या कोई साड़ी नहीं है? उसने उत्तर दिया, है। परंतु मुझे उसके इस उत्तर से जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अपने मामा की दी हुई साड़ी उसने कभी नहीं पहनी। उसे साड़ी मैं ही देती थी। इधर 6-7 माह से मैंने उसे एक भी साड़ी नहीं दी है। इतना कहकर वह बिल्कुल चुप हो गई। उनके मुंह से मानो शब्द ही न निकल सके। अपनी भीगी हुई आंखों को उन्होंने धोती से पोंछ डाला। उनके दुख का एकमात्र कारण यह था कि वह ललिता को अपनी सगी पुत्री के सदृश समझती थी। शेखर आवाक सा दूसरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी ने फिर कहना आरंभ किया। आज तक मेरे अलावा उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। खाने का समय होने पर यदि वह भूखी होती थी तो भी किसी से मुंह खोलकर न मांगती थी, बल्कि सीधे मेरे पास ही रुकती थी और उसका मुंह देखकर मैं समझ जाती थी कि वह भूखी है। शेखर बेटा, मैं यही बात बार बार सोचती हूँ कि वह अपने दुख को किसी से कहती है और न उसके दुख को कोई अनुभव करने वाला है। वह नाम मात्र का मुझे माँ नहीं कहा करती थी, बल्कि मुझको वास्तविक माँ का भांति भी प्रेम करती थी। साहस करने पर भी शेखर अपनी माँ की ओर मुंह उठाकर न देख सका। नीचे मुंह किए हुए बैठे बैठे माँ की ओर देखकर कहा, अच्छा माँ, तो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है बुलाकर दे देना। भुवनेश्वरी ने कहा, अब वह क्यों लेने लगी? तुम्हारे पिता ने तो घर आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया है। साथ ही मैंने भी कौन सा मुंह लेकर उसके यहाँ जाऊं? यदि गुरुचरण बाबू ने दुख के कारण पागलपन में कुछ बुरा काम कर ही डाला था तो हमें चाहिए था कि हम शुद्धि कराकर उन्हें अपने में मिला लेते। मिलाने की बात तो दूर, बल्कि हमने उन्हें बिल्कुल पराया बना दिया। दुख में पड़कर गुरुचरण बाबू ने अपनी जाति में भी बदला ली। इस कार्य के कारण तेरे पिता ही हैं। जब देखो तब तकाजा सवार। मेरी समझ में तो गुरुचरण बाबू ने बड़ा ही अच्छा किया। हृदय में घृणा भर जाने पर मनुष्य मनचाहा काम करने का अधिकारी होता है। गिरीन्द्र उनके लिए हम लोगों से बढ़कर है। अगले महीने शायद उसी के साथ ललिता की शादी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि बड़ी खुशी और आनंद से उसके साथ जीवन बिताएगी। शेखर ने आश्चर्य में पड़कर अपनी माँ से पूछा, क्या ललिता का ब्याह अगले माह है? भुवनेश्वरी, सुना तो ऐसा ही है। शेखर ने और कुछ नहीं पूछा। माँ कुछ देर चुप रही, फिर कहने लगी, ललिता ने बताया था उसके मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और ठीक रहे भी कैसे? वैसे हार्दिक शांति नहीं है, फिर घर की हाय हाय और भी बुरी है। उसके मकान में तो सदैव अशांति का डेरा है। कुछ समय बाद माँ के चले जाने पर शेखर उठकर अपने कमरे में चला गया और बिछौने पर करवटें बदलते हुए ललिता की यादों में विचार मग्न हो गया। शेखर का मकान एक पतली गली में था। उस गली में 2 गाड़ियां तथा मोटरें पास होने में बड़ी दिक्कत होती थी। करीब 10-12 दिन शेखर की गाड़ी गुरुचरण बाबू के घर के सामने खड़ी हुई। रास्ता रुके होने के कारण गाड़ी रुक गई। शेखर अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर उसे मालूम हुआ कि गुरुचरण बाबू के यहाँ डॉक्टर आए हैं। कई दिन पहले ही उसने गुरुचरण बाबू की अस्वस्थता के बारे में अपनी माँ से सुना था, इसीलिए अपने घर न जाकर उन्हें देखने के लिए वह गुरुचरण बाबू के घर चला आया और सीधे उन्हीं के कमरे में गया। गुरुचरण बाबू निर्जीव से चारपाई पर पड़े थे। तब ललिता और गिरीन्द्र वहीं पर बैठे थे। सामने कुर्सी पर बैठे रोग निरीक्षण कर रहे थे डॉक्टर। धीमे स्वर में गुरुचरण बाबू ने शेखर को बैठने के लिए कहा। ललिता उसे देखकर थोड़ा घूंघट खींचकर और मुंह घुमाकर बैठ गई। डॉक्टर साहब उसी मोहल्ले के रहने वाले थे और शेखर को भली भांति जानते थे। दवाई आदि लिखकर वह शेखर के साथ बाहर आए। गिरीन्द्र ने बाहर आकर डॉक्टर साहब की फीस दी। जाते समय डॉक्टर साहब ने गिरीन्द्र से कहा, काफ़ी सतर्कता की आवश्यकता है। वैसे अभी रोग बड़ा नहीं है। यदि इनको जलवायु परिवर्तन कराने के लिए अन्यत्र ले जाया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर के जाने के पश्चात शेखर तथा गिरीन्द्र अंदर आए। ललिता ने गिरीन्द्र को इशारा देकर अपनी तरफ बुला लिया और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। शेखर चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ गुरुचरण बाबू की ओर देखता रहा। शेखर बाबू का मुंह इस समय दीवार की तरफ था, इसीलिए शेखर का दोबारा वहां लौटकर जाना वे जान नहीं सके।
थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने पर शेखर को ऊब सी मालूम हुई और वह उठकर अपने घर चला आया। ललिता तथा गिरीन्द्र दोनों अब भी कानाफूसी कर रहे थे। शेखर ने किसी से कोई बात नहीं कही। शेखर का एक प्रकार से अपमान नहीं तो क्या था। आज शेखर को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि ललिता चाहती है कि वह पिछले दिनों की याद तथा अधिकार जो भी उसके सिर थे उन्हें भूल जाए। अब वह निर्भय होकर कहीं भी रह सकता है। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही और न उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता है। ललिता ने संभवतः इन सब बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। कमरे में कपड़े उतारते हुए उसे हजारों बार यही बात याद आई कि गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के घर वालों का एकमात्र सहारा वही है तथा उसी पर ललिता का भविष्य निर्भर है। शेखर अब उसका कोई नहीं। ललिता किसी बात में शेखर से सलाह लेने की कौन कहे, बोलना भी नहीं चाहती। शेखर ने कपड़े उतारे और आराम कुर्सी पर बैठ गया। वह अब भी उन विचारों में उथल पुथल मचा रहा था। ललिता ने उसे देखकर माथे पर कपड़ा खींच लिया और मुंह घुमा लिया था, मानो वह कोई पराया हो। उसके सामने ही गिरीन्द्र को अपने पास बुलाकर काफी समय तक बातें करती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि शेखर अब उसका कोई भी नहीं है और गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के ऐसे व्यवहार से शेखर को बड़ी ठेस लगी। धीरे धीरे ललिता के प्रति जो भी प्रेम शेखर के हृदय में था घृणा के रूप में बदल गया। गिरीन्द्र तथा ललिता की कानाफूसी के प्रति शेखर ने विचारा कि कहीं उसकी गुप्त बातें तो नहीं हो रही थी। शेखर को यह ख्याल आते ही लज्जा आ गई, परंतु मन में ढाढ़स पैदा कर वह विचार करने लगा कि ऐसा संभव नहीं। यदि वे बातें होती तो वे अब तक भयंकर दृश्य सामने उपस्थित होता और उसके लिए शेखर को अवश्य उत्तर देना पड़ता। एकाएक कमरे में मां के आने की आड़ से शेखर की विचारधारा खंडित हुई। उन्होंने कहा, शेखर तुमको क्या हुआ बेटा, अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? जा रहा हूं, कहता हुआ शेखर तुरंत नीचे चला गया। उसकी घबराहट मां न जान सके, इसीलिए तुरंत मुंह घुमाकर नीचे चला गया। ललिता की इन्हीं तमाम बातों पर शेखर कई दिन तक विचार करता रहा और अभिमानवश अपने मन में विरक्ति के भावों का संचयन करता रहा। वह शेखर की भूल और ज्यादती थी। केवल यही बात वह न सोचता था कि वास्तव में दोष तथा इनकी जड़ कहाँ पर है। उस दिन से आज तक उसने आशा की एक किरण भी ललिता की ओर नहीं फेंकी। निर्लज्ज ललिता स्वयं उसकी छाती से छाती मिलाकर तमाम बातें करने के लिए तैयार थी। उसके लिए भी उसने अवसर नहीं दिया। सारे अपराध वह ललिता के सिर पर ही मढ़ रहा था। फिर भी स्वयं ही अपनी हिंसा, क्रोध और अभिमान से जल भुन रहा था। शेखर ही नहीं वरन संसार के सारे पुरुष सभी दोष नारी के ऊपर अभिमान पूर्वक मढ़कर एक तरफा फैसला करते हैं। बेचारी नारी को सब कुछ सहन करना पड़ता है। पुरुष अपने हृदय की ज्वाला में उसे भी जलाकर खाक कर देते हैं, साथ ही वे स्वयं भी जला करते हैं। पुरुष सदैव से स्त्री जाति को पशु के समान अबला समझते आए हैं, इसीलिए पुरुष को भी एक अभिमानी कहना ही उचित है। यह एक ज्वलंत उदाहरण है कि पुरुष कितना स्वार्थी तथा अभिमानी होता है। मन ही मन जलते हुए एक सप्ताह बीता। आज भी ऑफिस से आने पर उसी प्रकार विचारों की ज्वाला में अपने को तपा रहा था। एकाएक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ते ही उसका ध्यान भंग हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई। यह देखकर कि अन्ना काली के साथ ललिता उसके कमरे में आई और फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर बैठ गई। बैठने के पश्चात अन्ना काली ने कहा, शेखर भैया हम लोग कल चले जाएंगे, इस कारण हम दोनों आपको नमस्कार करने आए हैं। शेखर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने फिर कहा, भैया न जाने कितने अपराध अनजाने में हमने किए होंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शेखर तुरंत अड़ गया कि यह अन्ना काली नहीं बल्कि और ही कोई उसके मुंह से बोल रहा है। इस बार शेखर ने पूछा, कल कहाँ जाओगी? पश्चिम की ओर। बाबूजी को मुंगेर ले जाएंगे, वहां पर गिरीन्द्र बाबू का मकान है। अब हम लोगों का आना बाबूजी के ठीक होने पर भी ना हो सकेगा। यहाँ की जलवायु बाबूजी के लिए लाभदायक नहीं है। अब उनका क्या हाल है? अब कुछ ठीक है। अन्ना काली ने यह कहकर बहुत से नए कपड़े दिखाकर कहा, यह सब ताई जी ने दिए हैं।
ललिता अब तक खामोश बैठी रही। फिर अपने स्थान से उठकर वह मेज के समीप आई। अपने आंचल से ताली खोलकर रखते हुए कहने लगी, यह अलमारी की चाबी अब तक मेरे पास ही थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, परंतु एक पैसा भी नहीं बचा है, सब पैसे खर्च हो गए। शेखर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने ललिता से कहा, अच्छा चलो जीजी, बहुत देर हो रही है। ललिता के कुछ बोलने से पहले ही शेखर ने अन्ना काली से कहा, अन्ना काली जा, माँ से पान ले आ। लेकिन ललिता ने जाने से मना कर दिया और बोली, तू यहीं रह, मैं ले आ रही हूँ। यह कहकर वह शीघ्र ही नीचे चली गई और पान लाकर अन्ना काली को दे दिया कि शेखर को दे दे। पान लेकर शेखर निराश हो गया और जीतने की आशा भरे जुआरी की भांति हार जाने पर चुप बैठा रहा। अच्छा अब जाती हूँ, यह कहकर अन्ना काली ने शेखर के निकट आकर उसके पांव छूकर प्रणाम किया, किंतु ललिता ने वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों चली गईं। शेखर अवाक और निराश बैठा रहा। ललिता आई और कुछ कहना चाहती थी, कह गई, पर विदा के समय शेखर को कुछ मौका न देकर तुरंत चली गई। शेखर वहीं ठगा सा बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला, मानो वह कुछ कहना ही नहीं चाहता था। शेखर ललिता से बहुत कुछ कहने का इच्छुक था, पर मौका ही न पा सका। अन्ना काली को वह शायद इसीलिए साथ लाई थी कि इस विषय में कोई बात न हो। अपने मन में उसने सोचा, शायद ललिता भी नहीं चाहती कि उस विषय की बात छिड़े। वह शायद पिछली बातें भूल जाना चाहती है। यह सोचकर वह कटी पतंग की भांति लड़खड़ाया हुआ अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके हृदय में ललिता के प्रति विरक्ति ही समा रही थी। आज की इस घटना को उसका हृदय देखकर और दुखी हो उठा। लगभग 1 वर्ष बीता। गुरुचरण बाबू के मुंगेर जाने पर भी कोई स्वास्थ्य में सुधार और लाभ न पहुंचा। वह इस संसार को छोड़कर चल दिए। गिरीन्द्र उनको बहुत मानता था और उसने उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरी दम निकलने के समय गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था, किसी अन्य की भांति उनके परिवार का बहिष्कार किसी दिन न कर दे। अपनी इस घनिष्ठता को आत्मीयता का रूप स्वरूप दे दे। इसका संकेत था कि वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करना चाहते थे। गुरुचरण बाबू ने गिरीन्द्र से कहा, यदि मैंने यह सुखदायी नाता अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, परलोक में बैठकर सुखपूर्वक देखूंगा बेटा। यह याद रखना कि मेरी इस इच्छा पर कहीं कुठाराघात न हो जाए। गिरीन्द्र ने खुशी से गुरुचरण बाबू की यह अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। भुवनेश्वरी गुरुचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के किराएदारों से उनका हाल मालूम कर लिया करती थी। गुरुचरण बाबू के परलोक सिधार जाने की खबर भी उन्हीं से मालूम हुई थी। एक दारुण घटना शेखर के घर में भी घटी। एकाएक नवीन बाबू भी यह परलोक सिधार चले। भुवनेश्वरी के हृदय पर सांप लौट गया। असहाय वेदना के कारण उनमें उन्माद सा छा गया। वह अपने चित्त की शांति के लिए घर का काम काज बड़ी बहू को सौंपकर काशी चली गईं। जाते समय वो कह गई थी कि अगले साल शेखर के विवाह के समय सूचित करना, मैं आकर विवाह कराऊंगी। विवाह का सारा इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक शेखर का ब्याह हो गया होता, परंतु एकाएक नवीन बाबू के देहावसान के कारण 1 साल के लिए टल गया। लड़की वाले अब और अधिक दिन रुकना नहीं चाहते थे। इसी कारण कल उन्होंने आकर तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह हो जाएगा। शेखर अपनी माँ को लेवा लाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की याद आई। उसका सब काम ललिता ही किया करती थी। ललिता को गए हुए 3 साल गुजर गए। इस बीच में शेखर को उसका हालचाल प्राप्त न हो सका। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इस ओर उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई। ललिता से वह घृणा करने लगा था, परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ और वह ललिता का समाचार पढ़ने की इच्छा करने लगा। वह सुख में होगी, उसकी शादी कैसी हुई होगी, भली प्रकार हुई होगी अथवा नहीं, अब उसे कोई दुख तो नहीं है, यह सब बातें जानने को वह व्याकुल हो उठा था। गुरुचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के सभी किराएदार घर छोड़कर चले गए हैं। मकान खाली पड़ा है। शेखर के मन में आया कि वह गिरीन्द्र का हालचाल चारू से पता करे।
थोड़ी देर कपड़े रखना भूलकर उसने संदूक खुला पड़ा रहने दिया और झरोकों से बाहर की ओर झांकता रहा। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अन्ना काली की माँ बुला रही है। शेखर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन? अन्ना काली की माँ? दासी ने गुरुचरण बाबू का मकान बताते हुए कहा, हमारी पड़ोसिन अन्ना काली की माँ कल रात को बाहर से आई हैं, वही हैं। शेखर, अच्छा जी, मैं अभी आया, इतना कहकर वह नीचे चला गया। दिन समाप्त होने पर आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देखकर वह बड़ी हृदय विदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरुचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। उसकी करुणा भरी चीख से शेखर की आंखों में भी आंसू आ गए। अपनी धोती के किनारों से उसने आंसू पोंछ डाले, केवल गुरुचरण बाबू की याद करके नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में उसके आंसू निकल गए। दिन समाप्त हो गया था। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया, फिर थोड़ी देर ठहरकर चली गई। शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगिनी समझ लिया था, इसीलिए शेखर ने उस 17 वर्षीय पराई नववधू की ओर निगाह नहीं की और न खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से उसने देख पाया, उससे यह अनुभव किया कि ललिता दुबली पतली हो गई है। उस विधवा ने चीखना समाप्त करने के बाद जो कुछ कहा वह इस प्रकार है, वह चाहती है कि अपना मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। इस घर को शेखर के पिता पहले ही से ही खरीदने के इच्छुक थे, अतः ठीक दाम देकर शेखर मकान को ले ले। उसे अति हर्ष होगा, कारण यह कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और उसके लिए उसे मोह तथा क्षोभ न रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ आने पर उसको 2-4 दिन ठहरने के लिए आश्रय तो मिल जाएगा। यह सुनकर शेखर ने कहा, इस काम के लिए वह अपनी माँ से कहेगा और इस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। आंसू पोंछते हुए गुरुचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी आएंगी? शेखर, आज ही मैंने उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। ललिता की मामी ने सभी बातें धीरे धीरे ज्ञात कर ली थी। शेखर का ब्याह कहाँ होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, कितना गहना दिया जाएगा, नवीन बाबू का देहांत कब हुआ, दीदी कहाँ है, यह सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने मालूम कर ली। इस बातों के समाप्त होने तक चांदनी छिटक आई थी। गिरीन्द्र इसी समय नीचे उतर कर आया और शायद वह अपनी बहन के पास आ गया। शेखर से गुरुचरण बाबू की स्त्री ने पूछा, शेखर, क्या तुम्हें मेरे दामाद को जानते हो? इस तरह के सुयोग्य लड़कों का संसार में मिलना कठिन है। शेखर ने कहा, इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं है। गिरीन्द्र से उससे काफी बातें हो चुकी हैं, वह उससे परिचित है। इतना कहकर वह उठकर तेजी से बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस घने अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आज ही माँ को बुलाने जाओगे? हाँ। क्या उन्हें बहुत शौक हो गया है? उन्हें तो उन्माद सा हो गया है। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, कहता हुआ शेखर तेजी से बाहर चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप खड़े होने के कारण उसने शरीर को अपवित्र समझा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलंब था। ललिता की याद को आग लगाकर नष्ट कर देने के लिए उसने अपने रोम रोम में आग लगा दी। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली। बातचीत के समय गुरुचरण बाबू की पत्नी ने कहा था, सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले ही कहा था। ललिता की इन्हीं शेखी भरी बातों से उसके शरीर में आग लग गई। दोस्तों, ये भाग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे आगे वाला भाग दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। आपको उपन्यास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। धन्यवाद।